क्या गुजरती होगी उस बच्चे पर। कहाँ है सामाजिक 2 रुपये हाथ पे रखते हैं, ये पुड़ी आपकी गली में रामलाल रहता है उसको दे देना, श्यामलाल रहता है उसको दे देना। एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, सड़कें, महिलाएं, उनकी सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरास, ये सब हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं, इन मुद्दों पर रहें। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम शख्सियत। लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं और जिस तरह से चुनाव को लेकर सरगर्मी भी बढ़ रही है, साथ ही जो भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आज इसी के संदर्भ में हमारे साथ मौजूद हैं रामनिवास गोयल जी, जो विधानसभा स्पीकर हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी पार्टी की किस तरह से तैयारी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, न्यूज़ 81 का। आपने क्वेश्चन किया चुनाव को लेकर पार्टी की क्या तैयारियां हैं। इस वक्तव्य पर, इस चीज़ पर तो पार्टी के पदाधिकारी ही बताएं। स्पीकर इज नॉट सपोज टू स्पीक ऑन दिस सच मैटर्स। हाँ, चुनाव हर 5 वर्ष में होता है। लोकसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, लोकतंत्र की नींव होती है और व्यक्तियों को सोच समझ करके वोट डालना चाहिए। भारत की जनता से मैं अपील करता हूँ, किसी धार्मिक भावना में बहकर नहीं, देश कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में है, उसका आकलन करके वोट हमको डालना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज़ मैं कहूँगा, आज़ादी के बाद से 2023 तक केंद्रीय सरकारों ने अपने बजटीय घाटे को बैलेंस करने के लिए लोन लिए। 2014 तक 1947 से, यानी 67 years up to 2014, the loan taken by the central government was only 55 लाख करोड़। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लोन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, that was amount 55 lakh crore in 67 years. Anyhow, in 9 years, after 2014 up to 2023, loan has been taken 100 lakh crore. In 67 years, 55 lakhs crore. Only 9 years, 100 lakh crores. Now the loan has gone to more than 155 lakhs crore. लोगों को इस पर देखना चाहिए। लोगों को जिस ढंग से डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है उस पर चिंतन करना चाहिए। जिस ढंग से विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, सरकारें गिराई जा रही हैं, जो सरकार जनता ने चुनकर भेज दी उसको 5 साल चलने दीजिए। 5 साल बाद आपके काम अच्छे होंगे, वो अच्छे काम नहीं करेगी, जनता पलटेगी। यही लोकतंत्र है, उसको हम चलने नहीं दे रहे। जो कुछ चंडीगढ़ में एक छोटा ऐसा इलेक्शन, मेयर के इलेक्शन में हुआ और मेयर का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट तक जाए, सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने पड़े, तमाशा बन गया देश का। इन चीज़ों पर चिंतन करके हमको वोट डालना चाहिए। बेरोजगारी, किसानों के आंदोलन, महंगाई, चिंतन नहीं हो रहा, इन पर विचार नहीं हो रहा, विकास पर विचार, इन चीज़ों का चिंतन करके वोट डालना चाहिए। हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं दिल्ली की, उन्होंने भी बजट पेश किया है और इसमें महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री सम्मान योजना भी, महिला सम्मान योजना भी 1000 रुपये देकर महिलाओं को दिल्ली की एक योजना के तहत उनको एक प्रयास किया गया है दिल्ली सरकार की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले तो महिलाओं की स्थिति बहुत भयानक थी। आज़ादी के बाद से कुछ सुधरना शुरू हुई है और मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए दिल्ली सरकार को, इस और विशेष रूप से ध्यान दिया गया। महिलाओं को समान अधिकार मिले, महिलाएं समाज में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। इवन इतना था, एक मिडल मैन लड़के को तो प्राइवेट स्कूल में भेजता है, लेकिन लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कराता है।
उसकी भी मजबूरी हो सकती है, उतनी फीस वो दे नहीं सकता। दिल्ली सरकार के स्कूल अच्छे हुए, लड़कियां मैक्सिमम संख्या में दिल्ली में पढ़ रही हैं। लड़कियां कहीं भी रिजल्ट देखेंगे, किसी भी स्टेज पर, 12th में, ग्रेजुएशन में या और कोई टेक्निकल एजुकेशन में, सीएस में, जेई मेन वगैरह में, इनमें सब में लड़कियां आगे निकल रही हैं और ये देश का सौभाग्य है। लड़कियों के साथ जिस ढंग का रेप की घटनाएं होती हैं, वो एक बहुत बड़ा कलंक है मस्तक पर। उसको कहीं ना कहीं हमको कानून द्वारा रोकना चाहिए। दिल्ली में महिला पुलिस स्टेशन बनने चाहिए, वहाँ केवल महिला अधिकारी हों, महिला एसएचओ हो, एसीपी डीसीपी हो सकते हैं, और उस थाने में जितने भी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हों, आईओ हों, वो सब केवल महिला। भले एक डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन बने, महिलाओं को मालूम हो कि महिलाओं को वहाँ जाकर अपनी बात रखने का महिलाओं के बीच में मौका मिलता है। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं पुरुषों के सामने महिलाएं बोल नहीं सकती। दिल्ली में महिला पुलिस स्टेशन, दिल्ली में नहीं पूरे भारत में महिला पुलिस स्टेशन अलग से होना अत्यंत आवश्यक है, अगर महिलाओं को हमको सुरक्षा प्रदान करें। सीसीटीवी कैमरे लगने से महिलाओं को बहुत सुरक्षा मिली है, बसों में कैमरे लगने से, मार्शल जाने से महिलाओं को सुरक्षा मिली है। महिलाएं, एक आदत है भारत की महिलाओं की, और वो अच्छी आदत है। जो कुछ उनको परिवार के खर्चे के लिए मिलता है उसमें से कुछ न कुछ वो बचत करती है और उससे भविष्य का सुरक्षित रहता है। जब परिवार पर कोई आफत आती है, बीमारी होती है, एडमिशन करवाना है बच्चे को, महिला निकाल के देती हैं, परिवार को आर्थिक संकट से निकालती। उसी कड़ी में पुरुषों को समय नहीं होता नौकरी से, अपने काम से, बिजनेस से, तो महिलाएं अधिकांश घर के काम जाकर करती हैं। कुछ महिलाएं बहुत कम परिवारों से घरों में आती हैं काम करने, उनको महिलाओं को बस फ्री करके दिया। अब महिलाओं को 18 साल से ऊपर की बच्ची कॉलेज भी जाती है, समाज का एक स्टेटस भी है, वहाँ कॉलेज में जाती है तो बराबर की बच्चियाँ कुछ गरीब परिवारों से आती हैं, वो कॉलेज की कैंटीन में इधर उधर एक स्टेटस नहीं मेंटेन करने पाती। रिच बच्चे भी आते हैं, तो उनको 1000 रुपये महीना सभी महिलाओं को मिले, ये उनके स्वावलंबन की ओर कदम है दिल्ली सरकार का। महिलाओं एक स्वाभिमान से चल सकेंगी और कभी कभार तीज त्यौहार पर वो भी अपने परिवार के लिए राखी पर, होली पर, दशहरे पर, ईद पर उस पैसे से कुछ कर सकेंगे। आप भी आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं जो 10 साल से कम आपको हो गए हैं, पार्टी को हो गए हैं। क्या बदलाव आपने देखा है और आपको अब क्या लगता है कि और कैसे बदलावों की ज़रूरत दिल्ली में होनी चाहिए? देखिए, दिल्ली में अगर बदलाव की स्थिति हम देखें 2015 से पहले बिजली 4-4 घंटे, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे जाती थी। आज दिल्ली में कहीं वो छोटा सा जनरेटर होता था लाल रंग का, मार्केटों में धूम धूम करके चलता था, बाज़ारों में जाए। अब दिल्ली में वो जनरेटर ऐसे गायब हैं जैसे गधे की सर से सींग, जनरेटर नहीं दिखाई देते। बिजली बिना किसी इंटरप्शन के मिलती है 24 आवर्स। दूसरा, बिजली के रेट हमने रेजिडेंशियल के बढ़ने नहीं दिए। बिजली के दिल्ली की जनता को माफ़ किया जो हमारा वायदा। पानी के लिए जगह जगह, बिजली के लिए भी होता था। सड़कों पर, आपकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, रात को बिजली जाती थी, लोग सड़कों पर जाम करने के लिए निकल आते थे गर्मियों के दिन। शायद आपने देखा होगा, बसें चक्का जाम होता था पूरी रात, जब तक आ नहीं जाती थी लोग सड़कों पर बैठते थे। यही पानी की स्थिति थी। बीजेपी वाले जब कांग्रेस का शासन था, जगह जगह प्रदर्शन करके 15 साल शीला दीक्षित रही, मटके फोड़ा करते थे। अब उनको मौका नहीं मिल रहा। परेशान है इस बात से कि पानी 800 MGD से बढ़कर के 1000 MGD दिल्ली का हो गया और दिल्ली पानी की समस्या को हल कर रही है और पानी मुफ्त में मिल रहा है। भारतीय संस्कृति में जगह जगह
प्याऊ लगाने की परंपराएं थी, तो वो भी हम फ्री दे रहे हैं। एजुकेशन की मैं बात करूं तो बहुत स्कूल अच्छे हुए, बिल्डिंग अच्छी हुई, रिजल्ट अच्छे हुए, सरकारी स्कूलों में आए, प्राइवेट स्कूलों से बच्चे, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को हम नोट नहीं करते। हमारे पूरे हिंदुस्तान में 2 तरह का एजुकेशन है। मेरी जेब में पैसा है तो मेरा 3 साल का बच्चा हुआ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 3 साल का बच्चा हुआ, मैंने किसी प्ले स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में एडमिट करवा दिया, ठीक है। और मेरे पास पैसा नहीं है। सरकारी स्कूल में कितने साल का बच्चा एडमिशन मिलता है? कितने साल के बच्चों को एडमिशन मिलता है? सरकारी स्कूल में नहीं है। हमारी सरकार आने से पहले 5 साल के बच्चों को एडमिशन मिलता है, और थ्रू आउट इंडिया आज भी 5 साल है। केंद्रीय सरकार ने ध्यान नहीं दिया, किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। सामाजिक न्याय, सबका साथ, नारे बहुत अच्छे लगते, लेकिन पैसे वाले का बच्चा 3 साल का स्कूल में चला जाएगा और जो गरीब आदमी है उसका 5 साल का स्कूल में जाएगा। दिल्ली सरकार ने ये अधिकार बराबर किया। आज 400 से ज़्यादा स्कूल दिल्ली सरकार के नर्सरी स्कूल हो गए। 3 साल के बच्चों को हम ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बड़े आराम से। मोर देन 400 स्कूल्स इन दिल्ली 3 साल के बच्चों को। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज गरीब का बच्चा भी वहाँ का 3 साल का बच्चा पढ़ना शुरू हुआ। ये उसका एक पहलू है, और इसके 2 पहलू बड़े मार्मिक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। गरीब परिवार की माँ बर्तन मांजने घर में आ जाती है, खाना बनाने आ जाती है, झाड़ू पोछा करने आ जाती है, या कहीं और जॉब पर चली जाती है। हस्बैंड ठेली लगाने चला जाता है, रिक्शा चलाने चला जाता है। अपने बच्चों को कहाँ छोड़ती है? मोहल्ले में। समझदार माँ अपने साथ ले आती है कोठी के जीने पर, या मेरे यहाँ भी यही पोजीशन है, बच्चा वहाँ बैठ जाता है। उसी घर के बच्चे को, उसी उम्र के बच्चे को वेल ड्रेस होकर वो छोटा मासूम बच्चा स्कूल जाते हुए देखता है। क्या गुजरती होगी उस बच्चे पर? कहाँ है सामाजिक न्याय? और कभी कभार उसकी माँ से बर्तन टूट जाए, कोई कांच टूट जाए या लेट हो जाए, मेरी पत्नी भी करती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उसको डांट पड़ती है उस बच्चे की आंखों के सामने। ये बड़ा मार्मिक पर्सन है। मैंने बहुत गहरा इस पर अध्ययन किया। दूसरा पहलू, जो समझदार माँ नहीं है वहीं छोड़ आती है। आज भी दिल्ली में चले जाएं, जो नशा बिक रहा है गलियों में, वो मासूम बच्चे 3 साल के, 4 साल के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो नशा बेचने वालों द्वारा। वो बच्चों को 2 रुपये हाथ पे रखते हैं, ये पुड़ी आपकी गली में रामलाल रहता है उसको दे देना, श्यामलाल रहता है उसको दे देना। 65% पब्लिक के बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही। और तीसरा पहलू इसका और है, मेरे घर के बच्चे हायर एजुकेशन लेने के लिए बाहर चले जाते हैं, पैसे वाले के बच्चे, मेरे बच्चे भी गए हैं, और वहीं के हो जाते हैं 75% बच्चे। लेकिन उस गरीब के बच्चे को हायर एजुकेशन दे दीजिए, ही विल रिमेन इन इंडिया, ही विल नॉट गो आउटसाइड। वो यहाँ रहता है, देश की सेवा करता है। तो ये शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा परिवर्तन पूरे भारत में ये होना चाहिए, मेरे देश के बच्चे क्यों बाहर पढ़ने जाते हैं, इस और कोई रिसर्च नहीं। क्या वैसी यूनिवर्सिटी हम अपने यहाँ नहीं खोल सकते? क्या वैसे एजुकेशन हम अपने यहाँ नहीं दे सकते? ये क्यों नहीं हो सकता? जैसे हमारे यहाँ तक्षशिला यूनिवर्सिटियाँ थी, बाहर के बच्चे पढ़ने आते थे, आज बाहर के मुल्कों के बच्चे मेरे देश में पढ़ने आए। ये स्थिति क्यों नहीं बन सकती? पर सरकार तो कहती है कि हमने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई है और ऐसे हॉस्पिटल, इवन मेडिकल सर्विसेज भी सरकार की तरफ से दी। आप दिल्ली में मुझे एक यूनिवर्सिटी बना दीजिए, बता दीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार ने दिल्ली में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, टेल मी। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। दिल्ली सरकार के बॉर्डर के स्कूलों पे चले जाएं, 70% बच्चा यूपी का है। यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, मेरी कंस्टिट्यूंसी बॉर्डर पर है, मेरे यहाँ मंगल पांडे स्कूल है जो बढ़िया स्कूल है,
आज 60% बच्चा, इवन गाजियाबाद, साहिबाबाद, सूर्यनगर, गाजियाबाद तक का बच्चा मेरे स्कूल में पढ़ने आता है, वहाँ एडमिशन लेता है। बॉर्डर एरिया में जाइए, कहीं भी जाइए बॉर्डर एरिया, करिए ना स्टडी और दिखाइए उसको। मंगल पांडे में कितने बच्चे यूपी से पढ़ने आते हैं, मोर देन 60% बच्चा। 10 साल से योगी जी का शासन है, एक भी स्कूल ऐसा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है सूर्यनगर में, रामप्रस्था में, चंदर नगर में, इवन साहिबाबाद में देयर इज नो गवर्नमेंट स्कूल एट ऑल। वहाँ के बच्चे सब वहाँ पढ़ने आते हैं। यही पोजीशन जितने भी दिल्ली के बॉर्डर के एरिया हैं। और आपने हॉस्पिटल्स की बात की, क्या किसी की सोच नहीं थी एक छोटे मोहल्ला क्लिनिक खोल दें? बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, स्पीकर की पोस्ट पर बैठा, कि मोहल्लों में मुझे खांसी जुकाम हो, बड़े हॉस्पिटल में ना जाना पड़े, पेट दर्द हो, मुझे मोहल्ले में दवाई मिल जाए, फ्री मिल जाए, मेरे ब्लड टेस्ट हो जाए, उसको सुविधा मिल गई। बड़े हॉस्पिटल का क्राउड से बच गया, बड़ी बीमारी के लिए वहाँ जाए, मोहल्ला क्लिनिक रेफ़र करे, वो वहाँ जाए, हॉस्पिटल से अटैच हो। कितना बड़ा सुविधा है, कितना बड़ा राम राज्य। आपने हॉस्पिटल की बात की, पंतों में चले जाइए ज़रा, LNJP में चले जाइए, मोर देन 50% लोग दिल्ली से बाहर गए। सर्वे कर लीजिए हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर। अगर हॉस्पिटल बनाए तो दिल्ली में क्यों आते हैं? GTB हॉस्पिटल में चले जाए, 60% पेशेंट अलीगढ़ तक का पेशेंट है, अलीगढ़ तक, मुरादाबाद, अलीगढ़, GTB हॉस्पिटल में आता है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ये चीज़ें, मैं कसूरवार हूँ। स्टडी करिए एक बार, जाकर दे दिखाएं चैनल पर। हिम्मत नहीं कर सकते हम, हिम्मत नहीं कर पाए सच्चाई दिखाने। दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं है यूपी में। चले, हम कहते हैं हॉस्पिटल खोलें। एक यूनिवर्सिटी का, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली है? हाँ, एक काम किया है, मैं बधाई देता हूँ स्वदेशी बात करने वाली RSS को, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि बाहर की यूनिवर्सिटियों के साथ मोदी जी ने समझौता करके वो बाहर की यूनिवर्सिटियाँ इंडिया में खुल रही हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विदेशी यूनिवर्सिटियाँ स्वदेशी का नारा देने वाले मेरे देश में ला रहे हैं। क्या है? बात करते हैं हम विश्वगुरु बनेंगे, बात करते हैं राष्ट्रवाद की, ऐसे नहीं चल पाएगा। देश को खड़ा करिए। हमने स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया यहाँ काम किया है। एक व्यक्ति का क्या पूरे इंडिया में नहीं हो सकता? क्या कसूर है व्यक्ति का? ट्रैफिक ज़्यादा है, कुछ भी है, किसी कारण उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पुलिस 10 इंक्वायरी करती है, पड़ा रहता है, मर जाता है, कोई उठा के ले जाए हॉस्पिटल, उसकी इंक्वायरी करती है। दिल्ली में फरिश्ते योजना के तहत ये इलाज हमने देना शुरू किया। 35,000 लोग आज तक बेनिफिट ले चुके। क्यों नहीं हो सकता ये? मेरी सुरक्षा करने वाला एक पुलिस का व्यक्ति, एक DTC का कर्मचारी है, एक बॉर्डर पर सुरक्षा करने वाला सैनिक शहीद हो जाए, DTC के बस का ड्राइवर बदमाशों द्वारा किसी लुटेरे को पकड़े चाकू से घायल हो जाए, फायर ब्रिगेड का जवान आग बुझाते हुए डेथ हो जाए, कौन देता है करोड़ रुपये उनको? किसी सरकार ने दिया है? किसी सरकार ने सोचा है? सोचा भी नहीं। कोरोना में दिल्ली में आप जाइएगा, बाहर लिस्ट लगी हुई है, अगर आप दिखा सकें अपने चैनल पर उसको दिखाइएगा, लिस्ट लगा हुआ, स्मारक बना हुआ कि अब तक दिल्ली में कितने लोगों को 1-1 करोड़ रुपया जो कोरोना में हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी, नर्स शहीद हुए हैं, उनके नाम लिखे। 1-1 करोड़ रुपया केजरीवाल जी ने दिया। क्यों नहीं हुआ? फूल बरसा सकते हैं, परिवारों को नहीं संभाल सकते, फोटो खिंचवा सकते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठकर फूल वर्षा हो रही है। फूल वर्षा से उनको 2 रोटी नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी क्या है उसका स्टेटस, पारिवारिक स्टेटस? फूल वर्षा करने से उसके बच्चे नहीं पलेंगे। हाँ, 1 करोड़ रुपया उसको मिल गया, उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। एक डॉक्टर है,
अनेकों लोग शहीद हुए, मुझे अब नाम लेना हूँ, नाम आप दिखाइए वो लिस्ट को। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि वो ज़रूर उस लिस्ट को दिखाएं और आप तक पहुंचाएं कि किस तरह से, जो ये बात सही है कि कोरोना जब हुआ था, कोरोना की स्थिति देश में आई थी, उस वक्त जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशिफल जो योद्धा हैं उनके परिवार वालों को ज़रूर दी थी। सर, आगे आप आने वाले चुनावों में 2024 में किन मुद्दों पर चाहते हैं कि देश की जनता, दिल्ली की जनता वोट करे और उनको उससे लाभ भी मिले कहीं? देखिए, हम विकास पर चाहते हैं और अब तक विकास पर ही दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट देती आई है। नहीं तो विजय रथ दिल्ली में आकर नहीं रुकता, पूरे भारत को रौंदता हुआ जब दिल्ली पहुंचा तो दिल्ली में आकर ये रथ रुका था। और यही विकास के मुद्दे हमारे रहने वाले हैं। एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, सड़कें, महिलाएं, उनकी सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरास, ये सब हमारे मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं, इन मुद्दों पर रहें। जिस तरह से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं उनके ऊपर ईडी का छापा मारा जा रहा है सरकार की तरफ से, कितनी चुनौतीपूर्ण स्थिति आप देखते हैं और किस तरह से आम आदमी पार्टी को इससे उभरना भी चाहिए? मत बोलिए केवल आम आदमी पार्टी पर छापा मारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी एक बहुत चीप, मैं कहूँगा, ये रास्ता केंद्रीय गवर्नमेंट ने निकाल लिया है। अनेक लोगों को ईडी सीबीआई का डर दिखाकर, बोलकर, भाषणों में उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करते हैं, सही हो जाते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री को नाम ले लीजिए, आज मुख्यमंत्री बने हुए, कांग्रेस के लीडर थे। शरद पवार के भतीजे को देख लीजिए, कितने नाम गिनवाए जा सकते हैं। और अब भी दरवाजे खुले हुए सबके, आइए ज्वाइन करिए। मुझे अटल जी का आपने पूछा, वो भाषण जब उनकी एक वोट से सरकार गिर गई थी, उनका भाषण पार्लियामेंट का मैं कोड कर रहा हूँ। मंडी सजी हुई थी, खरीदार कोई नहीं था जब उनकी सरकार गिर रही थी। मंडी सजी हुई का अर्थ है कि एमपी बिकने को तैयार बैठे थे लेकिन खरीदार कोई नहीं था। आज ब्रीफ केस लेकर के मंडी में घूम रहे हैं, कितना बड़ा पतन है। ये पतन देश को कहाँ ले जाएगा, युवा पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसे कानून ला रही है। अभी कानून लेके आई ना, कानून रद्द किया कि पार्लियामेंट में खरीद फरोख्त के आधार पर इंक्वायरी की जा सकती है, केस चलेगा। और मैं समझता हूँ 6 लोग जो हिमाचल में सस्पेंड किए गए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर उन पर केस चलना चाहिए। अब जिस ढंग से फंडिंग का मामला है, चुनाव फंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हेड बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया चुनाव फंड कुछ नहीं, उनके नाम उजागर करिए। स्टेट बैंक चुनाव उनके नाम उजागर करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, कभी कुछ कभी कुछ। यानी कौन मुझे चंदा दे रहा है? मैं एक राजनीतिक दल हूँ, मैं सत्ता में या नहीं हूँ, क्या भारत की जनता को इसको जानने का अधिकार नहीं? कैसी तानाशाही है ये? उसको मैं बैकडोर से क्या क्या लाभ पहुंचा रहा हूं, तभी तो भेद खुलेगा। लोकतंत्र का घटा घोले। राम मंदिर बनने चाहिए, बनाइए, लेकिन राम राज्य की ओर लाइए, आइए, राम राज्य की ओर बढ़िए। आखिरी सवाल मेरा सर, इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा से सुशील गुप्ता जी, उनको आम आदमी पार्टी से टिकट दी गई है कुरुक्षेत्र से, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप, और कितनी आप मानते हैं कि वो जीत हासिल कर पाएंगे? सुशील जी पिछले 5 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। उनका एक व्यक्तित्व है राजनीति में, बड़े गंभीर व्यक्तित्व हैं, सेवा के कामों में निरंतर लगे रहते हैं। पंजाबी बाग, दिल्ली का महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, एक उसका उदाहरण दे रहा हूँ। और ऐसे व्यक्तित्व को कुरुक्षेत्र से जाकर टिकट मिलना
आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ उनका व्यक्तित्व बीजेपी पर बहुत बड़ा भारी पड़ने वाला है, वो विजयी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे चुनाव पर विशेष बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रामनिवास गोयल जी, जो दिल्ली विधानसभा के स्पीकर भी हैं और एक आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता भी हैं, जिन्होंने 10 साल अपनी राजनीति में आम आदमी पार्टी के गुजारे और इन्होंने किस तरह से बदलाव देखा उस पर भी चर्चा की। अब आने वाले चुनाव में क्या होता है, इसके लिए बने रहिए न्यूज़ 81 के साथ। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। खाटू श्याम